करके भेज दीजिएगा। हमने इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, लें जी। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले तो देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन सिंपल रखेंगे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू, आपको एनर्जी चाहिए कि आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, पीछा छुड़वाना है उसका न्यूक्लियस से, लेकिन एक कंडीशन थोड़ी सी ये है कि उसको आपने गैसियस स्टेट के अंदर रखना है, गैस फेज के अंदर लेके आना है आपने उस एलिमेंट को। आप उसे गैस फेज के अंदर लेके आएंगे, फिर आप एनर्जी देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालेंगे और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा कैटाइन में। ये देखें, यहाँ इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, ये गैसियस में था, हमने एनर्जी दी और आगे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये एलिमिनेट हो गया इलेक्ट्रॉन और ये आयन बन गया गैसियस स्टेट में, ये कैटाइन है। उसके बाद ये ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस बना के थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि एम के टी कैड में ये सवाल आ चुका है। अब ये आ चुका है तो यहाँ आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा कि ये इसमें वो क्या कह रहा है। देखें, दो चीजें हैं। अगर आप देखें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, हमने यहाँ एल्यूमिनियम को एनर्जी दी है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। उस पर +1 का चार्ज आ गया और एनर्जी देनी पड़ी 578 किलो जूल पर मोल। ओके, एल्यूमिनियम में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको 578 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी और यूनिक कैटाइन, मानो कैटाइन में कन्वर्ट हो जाए। मैं कहता हूं मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, तो फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इस पे चार्ज आ जाएगा +2, मतलब मैंने दो इलेक्ट्रॉन इसमें से एलिमिनेट करवाए। एनर्जी देनी पड़ेगी 1817, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मैं इसमें से मैं कहता हूँ एक और इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, तो मैंने तीन इलेक्ट्रॉन निकाले, एनर्जी दी तो एनर्जी देनी पड़ेगी 2741। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और ज्यादा। एक दो चीज हमें क्लियर होगी। अब जब मैं चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकालने की कोशिश करता हूं, तो ये देखें, एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो +4 चार्ज आएगा, तो एनर्जी देनी पड़ी मुझे 11,575। भाई ये क्या मसला है। और ऊपर वाली तीनों वैल्यू 578 1817 2745 ये ब्लू कलर में है, नीचे 11,000 और 14,000 रेड कलर में है। भाई क्या कलर चेंज क्यों किया है मैंने। और ये 500 578 में और 18 में 17 में 27 में तो बहुत थोड़ा फर्क है, चंद सौ का फर्क है। लेकिन 2700 में और 11,000 में कम से कम 7,000 का डिफरेंस आ चुका है। वजह क्या। वजह यह है कि साथ आप एक डायग्राम देख रहे हैं, उसमें से एल्यूमिनियम के बाहर जो वैलेंस शेल है उसमें तीन इलेक्ट्रॉन है, एक, दो, तीन। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन में एलिमिनेट, पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला 578, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला 1817, तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला 2745, एनर्जी देनी पड़ी। लेकिन अब इस वे पूरा शेल खाली हो चुका है, इसमें जो तीन इलेक्ट्रॉन थे वो मैं सारे के सारे बाहर निकाल चुका हूं। अब मैं दूसरे शेल में आ चुका हूं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन मुझे दूसरे शेल में से बाहर निकालना है, इस वजह से एनर्जी का डिफरेंस इतना ज्यादा पड़ गया। तो यहां से मुझे पता चलता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, कि तीन इलेक्ट्रॉन उसने बड़ी आसानी से लूज कर दिए। 578 एनर्जी से पहला लूज किया, 1817 से दूसरा लूज किया, 2745 से तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया। चौथा इलेक्ट्रॉन 11,000 एनर्जी की डिमांड कर रहा है वो। इसका साफ मतलब ये है कि चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और शेल में है। जब शेल नंबर चेंज होता है तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हुई, 3। पता कैसे चला। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द फाइव आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां से मुझे पता चला कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा फर्क है। यहां से मुझे पता चला कि तीन इलेक्ट्रॉन ही इजीली लूज करेगा और इसकी वैलेंसी 3 ही है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी कौन दे भाई, इतनी आसानी से फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं करेगा। तो एनर्जी का डिफरेंस जब पड़ता है तो मुझे पता चलता है कि तीन ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसकी वैलेंसी 3 ही है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, कुछ जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं जो इस पे असरअंदाज होते हैं। एटॉमिक रेडियस, इसका मैंने लिखा हुआ है कि स्मॉल एटॉमिक रेडियस है आयोनाइजेशन रेट, मतलब अगर एटम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। न्यूक्लियर चार्ज, आयोन, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना फिर भी मुश्किल है, आगे हम पढ़ेंगे कैसे। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, हायर शील्डिंग इफेक्ट रिजल्ट लोअर आयोनाइजेशन, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अभी हम इसकी इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ ये देखना कि शील्डिंग इफेक्ट
ज्यादा हो या कम हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है? शील्डिंग इफेक्ट अगर यहाँ लिखा हुआ है हायर है तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो। आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने का मतलब है कि आपको बड़ी थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। नेचर ऑफ ऑर्बिटल हम बाद में एंड पर इसको डिस्कस करेंगे। वेरिएशंस, वेरिएशन आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक ही है। लेफ्ट टू राइट इन्होंने क्या होना है, इंक्रीज होना है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। ये मुझे और इन चीजों को भी डिस्कस करना है कि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट कैसे रहता है जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ प्रेडिक्टेबल में, और न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ता है जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ। वो ये देखें, मैंने ये सेकंड पीरियड आपके सामने उसके सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं। सेकंड, आप पीरियड टेबल ओपन करेंगे ना तो लिथियम के बिल्कुल सामने देखें ब्रिलियम, ब्रिलियम के बिल्कुल सामने देखें बोरान, बोरान के सामने कार्बन, कार्बन के सामने नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। ये अगर आप पीरियड टेबल ओपन करेंगे तो लिथियम के बिल्कुल सामने देखना है। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s1, ब्रिलियम की 2s2। तो एस में एक इलेक्ट्रॉन है, एस में दो इलेक्ट्रॉन है। बोरान में पी में एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में पी में दो हैं, नाइट्रोजन में पी ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में चार, फ्लोरीन में पांच, नियोन में छह। तो हमने क्या देखा कि हम लिथियम से स्टार्ट हुए और जाके नियोन पे हमने सेकंड पीरियड खत्म किया और इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती ही जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है? भाई लिथियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ब्रिलियम के आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, बोरान के आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, दो 2s2 वाले हो गए और एक 2p1 वाला। कार्बन के आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, दो 2s2 वाले और दो 2p2 वाले। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए 2s2 वाले और दो इलेक्ट्रॉन हो गए 2p3 वाले। तो हम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है। मसलन नियोन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद आठ है, फ्लोरीन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सात है, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद छह है। तो यहां से हमें पता चलता है कि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? कि इनर, क्योंकि नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम रहते हैं। ये देखें, ये सबका जो हम कहते हैं उसको सब शेल, ये 2p था, 2p, कार्बन का भी 2p था, नाइट्रोजन का भी 2p था, ऑक्सीजन का भी 2p। मैंने डिफरेंट येलो कलर किया हुआ है। कार्बन का लास्ट शेल येलो कलर है, 2p2 दो इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का 2p3, ऑक्सीजन का 2p4, फ्लोरीन का 2p5, अनियोन का 2p6। इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है, p1 p2 p3 p4 p5 p6, लेकिन वो 2p ही रह रहा है सब शेल। तो जब सब शेल सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा। शेल चेंज हो तो शील्डिंग इफेक्ट पे असर पड़ता है। वेरिएशन ग्रुप्स इसमें पीरियड में ये बढ़ेंगी और ग्रुप्स में ये डिक्रीज होंगी। ये आप देख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आया हूँ और एटॉमिक रेडियस बड़ा है। आयोडीन का एटॉमिक रेडियस 133 पिकोमीटर है, फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस 64 पिकोमीटर है। तो ग्रुप में मैं जब ऊपर से नीचे आता हूँ तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और आयोडीन का साइज बढ़ेगा, और आयोडीन का जब साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम। एटम का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। फिर मेरे पास आता है कुछ अब नॉर्मल ट्रेंड्स हैं कि ये जो बातें हमने कही है कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और टॉप टू डाउन आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्या ये बातें हर जगह अप्लाई हैं? नहीं। कुछ इसमें कुछ अब नॉर्मल ट्रेंड हैं। मसलन तीसरा और चौथा ग्रुप जो है ये अब नॉर्मल ट्रेंड शो करेंगे। जो सेकंड, क्यों सेकंड ग्रुप की कन्फिग्रेशन है NS2। ये आप जरा यहाँ देखिएगा, जरा ये देखें ब्रिलियम। ये ब्रिलियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लास्ट सबशेल की 2s2। तो ये कह रहे हैं कि एस में ऑर्बिटल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो दूसरे ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तीसरे ग्रुप की आयोनाइजेशन। दूसरे ग्रुप में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तीसरे में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। हमने कहा था तीसरे से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, चौथे में और मुश्किल, पांचवें में और मुश्किल, लेकिन यहाँ थोड़ा अब नॉर्मल ट्रेंड है। तो एस ऑर्बिटल इसकी रीजन, relatively close to the nucleus and electron are tightly bound to the atom, so more energy required। फिर जी ये नाइट्रोजन जो है ये भी यहाँ थोड़ा मसला क्रिएट करेगी। तो पी ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी कंपेयर टू एस आर। सॉरी सॉरी, मैं अभी इन्हीं की रीजन दे रहा हूँ। पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, एस में से मुश्किल है। ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। ये उसकी मैंने पूरी एक डायग्राम बना के आपको बता दिया कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है किस से, ऑक्सीजन की। रीजन, आप ये ऑक्सीजन को देखें, इसकी कन्फिग्रेशन देखें 2p की। तो 2p में पहले ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है और अगले में एक और अगले में फिर एक, मतलब तीन ऑर्बिटल हैं और तीनों में से एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं और बाकी दोनों में एक एक। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है।
ठीक है, मैं कहता हूँ तीन कमरे हैं और एक कमरे में दो आदमी हैं और बाकी दोनों कमरे में एक एक आदमी है, ये सही डिस्ट्रीब्यूशन तो ना हुई। अगर आप नाइट्रोजन को देखें, उसके पास भी 2p के तीन कमरे हैं और हर कमरे में एक एक आदमी है, तो ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तीन कमरे हैं और हर कमरे में एक एक आदमी, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। और यहाँ ऑक्सीजन के पास भी तीन कमरे हैं 2p के, तो एक कमरे में दो आदमी, एक कमरे में एक है, एक में एक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो वो इसकी यही रीजन देते हैं कि हाफ फील्ड जो ना जरा ज्यादा स्टेबल होता है। ऑर्बिटल में तो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो नाइट्रोजन में सिमिट्री है इलेक्ट्रॉन्स की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसी ऑक्सीजन से। फिर मेटेलिक करेक्टर, ऐसे एलिमेंट जिनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है वो मेटल्स होंगे, और जिनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा वो नॉन मेटल और दरमियान वाले मेटोलाइट कहलाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जिस तरह हम कहते हैं ना एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी देनी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है कशिश, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल एटम। हम जब किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। मसलन ऑक्सीजन में जब मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन जब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता हूँ, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, तो आंसर मेरा प्लस में आ जाता है। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक है, माइनस का साइन है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडो है, प्लस का साइन है। उसके रीजन ये है बच्चों के इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज आइन, कि जो आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ओके, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऑलरेडी जो पहले इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया था वो उसको रिपेल करेगा, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। इसके फैक्टर भी वही हैं सारे, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग फैक्टर, और ट्रेंड्स भी इसके वही कॉपी पेस्ट ही हैं। इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्यों? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसी वजह से अल्कली मेटल जो पहला ग्रुप है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल, वो इलेक्ट्रॉन को इतनी वो इलेक्ट्रॉन में कशिश रखते ही नहीं, उन वो कोई कशिश नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में। लेकिन हैलोजन जो सातवां ग्रुप है वो बड़ी अट्रैक्शन करते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ग्रुप में वही जो आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा के ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। ये देखे ना, ये मैंने आपके सामने स्लाइड शेयर की थी, ये किधर गई ये, कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, तो जब साइज बढ़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो इलेक्ट्रॉन को फिर अफिनिटी भी कम होगी, वाइस वर्सा। अच्छा, उसके बाद इन ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। ऑफ कोर्स इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, दूसरा ग्रुप कर रहा है, पांचवा कर रहा है, आठवां ग्रुप कर रहा है, मतलब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और टॉप टू डाउन डिक्रीज होती है। लेकिन ये बात हर जगह अप्लाई नहीं होती, मैक्सिमम हो जाती है। दूसरा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, आठवां ग्रुप जो है वो इन बातों को नहीं मानते। वो क्यों नहीं मानते, ये आपने याद नहीं रखना, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ये है कि एक्सेप्शनल बिहेवियर किसने शो किया, दूसरे ग्रुप ने, पांचवें ने और आठवें ने। ठीक है, बस इतना याद करके छोड़ देना। क्यों नहीं, उसकी रीजन क्या है, क्यों नहीं मानते, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन आप सुन लें इसको। उसकी रीजन ये है कि जो दूसरा ग्रुप है अफिनिटी उनकी बहुत कम है, बिकॉज है द स्टेबल s2 इलेक्ट्रॉन। भाई ऐसे एक ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन आते, दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो ये अनफेवरेबल बात है। आप और एक चीज स्टेबल है तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसे क्यों अनस्टेबल कर रहे हैं? पांचवा जो नाइट्रोजन ग्रुप है इसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी भी कम है। क्यों कम है ये आप देखें, उसकी कन्फिग्रेशन तो ये देखें, पी में 2p में तीन ऑर्बिटल देखें, पी में एक, पी में एक, पी में एक। आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसे ऑक्सीजन बना रहे हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं करते। ठीक है, तो आप दूसरे ग्रुप में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या निकालेंगे तो वो भी इसको नहीं एक्सेप्ट करते। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में दूसरा ग्रुप और नाइट्रोजन वाला ग्रुप जो पांचवा है थोड़ी एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इतने खुश होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन लूज करके इतने खुश होते हैं। आठवां ग्रुप नोबल गैसेस का, वो तो है ही इनर्ट, वो उनमें पी पी सब शेल में छह इलेक्ट्रॉन आते हैं, छह इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो आप नया इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्या करेंगे उसमें से? आप उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देंगे। लेकिन ये स्लाइड आपने याद नहीं करनी। क्लोरीन और फ्लोरीन का फिर एक एक्सेप्शनल केस आ गया कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे क्या होती है, कम होती है। तो फ्लोरीन ऊपर है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, क्लोरीन नीचे है। लेकिन ऐसा नहीं होता। रीजन फ्लोरीन है लो वैल्यू, क्यों? बिकॉज स्मॉल साइज एंड थिक इलेक्ट्रॉनिक लोड सो रिपेल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन।
ये कुछ ऐसी कहानी है कि फ्लोरीन के पास तो दो ही शेल हैं, वन, उसका पहला, उसका 1s 2s और 2p, दो ही शेल। तो वो इतना छोटा साइज है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बिल्कुल एक ऑलरेडी एक दूसरे के पास पास है। तो नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने से वो इलेक्ट्रॉन इसको, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। भाई एक छोटी गाड़ी है जिसमें ऑलरेडी इतने बंदे बैठे हुए हैं, तो नया बंदा आएगा तो वो क्या बैठेगा उसमें से, वो सिर्फ पहली की करेंगे वो। बड़ी गाड़ी हो, सीटें ज्यादा हो, खुली जगह हो, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाती है। ये आपका एमसीक्यू, पक्का एमसीक्यू आता है बोर्ड के अंदर। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हम बात कर रहे हैं कि जब दो एटम आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो जाहिर बात है उनमें से एक ताकतवर होगा और एक उनमें से कोई कमजोर होगा। तो हम ये कहते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बात ये होगी कि एक एटम जब दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा, यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको। यहाँ हम आ जाते हैं। ये आप इसकी बात करें, HBr की, ये आपको नजर आ रहा होगा HBr दूसरी लाइन में ना। HBr तो एक ब्रोमीन है और एक हाइड्रोजन है। अब जाहिर बात है इनमें दोनों में से कोई एक ताकतवर होगा, कोई एक कमजोर होगा। ठीक है, जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन एटम डिफरेंट होने चाहिए। जिस तरह एक ब्रोमीन है और एक हाइड्रोजन है दूसरी लाइन में, तो जाहिर बात है कोई एक ताकतवर होगा और एक कमजोर होगा, तो होगा क्या? होगा ये कि हम, ठीक है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे फिर क्या होगा। कोई जो ताकतवर होगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। फैक्टर क्या है? ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की आपने फैक्टर पढ़े हैं, वही इसके फैक्टर हैं, वही इसके ट्रेंड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग ने डिटरमाइन की थी, एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकली कुछ फार्मूलाज उसने दिए थे, वो हम आगे बीएससी की क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ ये देखेंगे कि पॉलिंग ने हमें मेथड दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने का। उसने बोला है फ्लोरीन की वैल्यू उसने फोर फोर रखी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू फ्लोरीन की, और बाकी एटम्स की वैल्यू हम फ्लोरीन से कंपेयर करके निकालते हैं। वेरिएशन भी इसकी वही है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन फिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी की इंक्रीज इन पीरियड एंड डिक्रीज इन ग्रुप्स। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी लेफ्ट टू राइट जाते हुए। और ग्रुप में डिक्रीज। डिफरेंस क्या है? अगर ये होमो मालिक्यूल है, आप हाइड्रोजन को देख रहे हैं, ये दोनों एटम सेम है, तो कौन ताकतवर कौन कमजोर, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि दोनों सेम है, तो जीरो डिफरेंस है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये नॉन पोलर है। अगर ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1.7, ये HBr, मसलन ब्रोमीन की कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी, हाइड्रोजन की कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो अगर 1.7 से कम है, तो मैं फिर से बोलूंगा पोलर बॉन्ड बोलूंगा। अगर डिफरेंस एग्जैक्ट 1.7 है, जिस तरह AlCl3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 है, तो ये इक्वल कंट्रीब्यूशन होगी पोलर सी कोवलेंट और आयनिक की। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से बढ़ जाए, मसलन एक फ्लोरीन है और एक लिथियम है, दोनों में से कोई एक ताकतवर होगा, कोई एक कमजोर होगा, और ये ताकत का डिफरेंस अगर 1.7 से बढ़ जाए, तो फिर हम इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये मैंने जो कुछ पढ़ाया है उसका एक डायग्राम बना दिया। ये अगर आप डायग्राम इसको गौर से देखेंगे, तो जो कुछ आपने पढ़ा है, सिर्फ आपको आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी, बाकी सारा इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो जो बच्चे आगे कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह के जिन्होंने टेस्ट वगैरह देने हैं, जो अपने कंसेप्ट फिंगर टिप्स पे लाना चाहते हैं, वो इस डायग्राम पे कुछ 10-15 मिनट जरूर दें, और उनको अंदाजा हो जाएगा कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है, और टॉप टू डाउन जाते हुए क्या होता है, ये डाउन टू अप जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या असर पड़ता है। तो ये बच्चों आज आपका लेक्चर था। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे कि भाई आपको क्या समझ, कोई सवाल है मुझसे पूछ लें, लाजम पूछें। जी बच्चों। एनी क्वेश्चन? नो सर। चलें, ये बेहतर। अच्छा यार हसीब, एक काम कर यार, इनकी अटेंडेंस तो लगा यार, ये जो 6 बच्चे हैं, स्क्रीनशॉट लेना और मुझे व्हाट्सएप सेंड कर। कर देगा? यस सर, मैं भेजता हूँ आपको।
स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी इनसे रब्ता करके इन्हें बोल लेना कि भाई जिसका रोल नंबर नहीं है वो बता दे। ले लिया हसीब स्क्रीनशॉट? सर मैं आपको लिख के ना पिक्चर बना के भेज दूंगा। चलो भेज दो। ओके, ये बहुत अच्छा हो गया। साथ रोल नंबर नाम हो। अभी मैं इधर ऑनलाइन ही हूँ, आप ले लो। सर एक्सक्यूज मी। हेलो। हसीब ले ली, लिख लिया सारा कुछ? यस सर लिख लिए, मैं भेजता हूँ। ओके बच्चों, और मुझे टेक्स्ट कर देना। बाकी अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज।